प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ मध्याह्न। आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए फिर से स्वागत है। जो कल के क्लास में हमने बड़े घर की बेटी गद्य भाग का प्रास्ताविक और उस प्रारंभिक में जो परिवार परिचय था, साथ ही साथ भाई श्रीकंठ जी किस तरह गांव के लोगों को चाहते थे, गांव में किस तरह आदर्श व्यक्ति थे और अंग्रेजी के अधिपति होने के नाते गांव में लोगों को किस तरह समझाते थे, अपने गांव में रामायण महाभारत के परिचय किस तरह करवाते थे, हम देखे हैं। तो इस गांव के लिए जो बेनी माधवपुर गौरीपुर गांव है, गौरीपुर गांव के लिए नाम मात्र के लिए बेनी माधव सिंह गांव के अधिपति थे। लेकिन बेनी माधव सिंह का अधिकार की अवधि समाप्त हुआ था। बेनी माधव सिंह का जो बड़ा बेटा श्रीकंठ बहुत ही होनहार लड़का था, पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था। गांव के लोगों को, गांव में रहे चलने वाले मेले हो या उत्सव हो, जो भी हो, दिलो जान से करने वाला होनहार नौजवान लड़का उस गांव के लिए आदर्श प्राय बना हुआ था, गांव के लिए आदर्श व्यक्ति था। गांव में जो भी चलता है उसी से पूछ लिया करते थे, वही गांव के लिए सब कुछ था। ऐसे श्रीकंठ जी की विवाह की बातें चलते रहे। विवाह इनका देखिए चाह कर तो नहीं होता, यूं ही कुछ समारोहों के चंदा वसूल करने के लिए दफ्तर चले जाते हैं। दफ्तर जाने के बाद जो दफ्तर था तहसील कचहरी, उस तहसील कचहरी में भूप सिंह से परिचय होता है। भूप सिंह जी ने अपने चौथी बेटी आनंदी को इनको देने की सोच विचार में बातें करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी परिवार की कहानी गांव भर के लोगों को सुनाते थे। गांव से विदा लेने वाले लड़कियों को बड़ी परिवार की कहानी सुनाकर बड़ी परिवार में जीवन चलाने की सीख सिखाते थे। उस घर में आने वाले, उस गांव को आने वाले ललनाएं यानी वधू बनकर आने वाले नई नवेली दुल्हनों को भी बड़ी परिवार की कहानियां समझा बुझाकर बड़ी परिवार में सब लोगों का सेवा सत्कार करने की कहानियां सुनाने वाले श्रीकंठ जी की विवाह आनंदी से होता है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकादार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज बिसरी, शिखरे, झाड़, फांसुन, अनरेरी, मैजिस्ट्रेटी और तृणा, जो एक प्रतिष्ठित तालुकादार के भोग्य पदार्थ है, यहाँ सभी विद्यमान थे। देखिए, आनंदी एक पढ़ी लिखी लड़की है। पढ़ी लिखी लड़की, इनके पिता है भूप सिंह। भूप सिंह जी एक छोटा सा तालुका में तहसीलदार थे। तहसीलदार कार्यालय कैसा होता है आपको पता ही है। तहसील कचहरी, विशाल भवन, एक बड़ा सा दफ्तर था, एक हाथी, मतलब उनको मदद करने के लिए कुछ वहाँ पर नौकर भी थे। उसके अलावा छोटे मोटे कारकुन वहाँ पर थे। जो एक तहसील ऑफिस में एक तहसीलदार को भोगने के लिए जो वस्तुएं मिलते हैं, सभी वहाँ पर उपस्थित थे, सभी विद्यमान थे। इसका अर्थ सभी वहाँ पर थे। एक तालुका तहसील किस तरह चला सकते हैं, चलाने के लिए कैसे कैसे अधिकार वहाँ पर रहते हैं, अधिकारी किस तरह अधिकारों को चलाते हैं, सब कुछ वहाँ पर था। नाम था उस तालुकादार, उस तहसीलदार का नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रभावशाली पुरुष थे। देखने के लिए हद से ज्यादा अच्छे थे और उदार दिल वाले थे। मतलब रिश्वत शब्द सुनते ही भूप सिंह को हद से ज्यादा दुख होता था। कभी उन्होंने किसी के एक पैसे के हाथ नहीं लगाए थे। तालुका तहसील से जो मदद आम जनताओं के लिए चाहिए, सभी तरह का मदद करने के लिए भूप सिंह जी तैयार थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। लेकिन उनका नसीब खराब था कि सातों के सातों लड़कियां थे। लड़का उनके लिए लड़कों बेटे थे ही नहीं, सातों के साथ लड़कियां ही थे। 7 लड़कियां हुई और दुर्भाग्य से एक भी जीवित रही। सभी के सभी जीवित ही है। भली उमंग में तो उन्होंने 3 विवाह दिल खोलकर कर दिए। देखिए, भूप सिंह जी को 7 लड़कियां थे। 7 लड़कियों में पहले की 2-3 बड़े लड़कियों का शादी दिल खोलकर खर्चा करे और कर्जा लेकर तीनों बेटियों का शादी करते हैं। करने के बाद चौथी लड़की ही आनंदित थी। दिल खोलकर कर दिए। 15-20 हजार रुपया का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखों खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर
भूप सिंह उसे बहुत ही प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते ही हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इनका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते कि तृण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। देखिए हम यहाँ पर आज की क्लास में आनंदी का परिवार का परिचय करवाते हैं। आनंदी के पिता एक वरिष्ठ तहसीलदार थे। तहसीलदार और हद से ज्यादा निष्ठावान थे। तहसीलदार एक तालुका के जितना भोग भाग्य मिलते हैं उनको भोगते थे, साथ ही साथ दफ्तर में ठीक से काम करते थे। दफ्तर ही उनके लिए सब कुछ था। दफ्तर में काम करने वालों को तालुका कचहरी से यानी तहसील कचहरी से आम जनताओं के लिए जो सुविधाएं चाहिए सब कुछ वो करते थे। बिल्कुल नेक इंसान। ऐसे नेक इंसान भूप सिंह जी दयावान भी थे। गरीबों के लिए मदद करने वाले थे, गरीबों के लिए रहम खाने वाले भी थे, गरीबों का सेवा सत्कार करने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ गरीबों का मदद करना ही इनका एक कर्म बन गया था। ऐसे भूप सिंह जी के 7 बेटियां थे। 7 बेटियों में से 3 बेटियों का शादी भूप सिंह जी दिल खोलकर खर्चा कर चुके थे। मतलब कर्जा कर कर 3 लड़कियों का शादी दिल खोलकर धूमधाम से कर चुके थे। तीनों के तीनों ससुराल में गए थे। चौथी लड़की आनंदी थी। वो भी बड़ी हो गई, देखने के लिए बहुत खूबसूरत थी, साथ ही साथ पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, सब कुछ थी। तो तब भूप सिंह जी के सर पर और एक बोझ आया। 3 लड़कियों का शादी तो दिल खोल कर चुके, वही कर्जा सर पर है। उसी कर्जा का तृण भरते भरते वो तृणकार थे ब्याज, जो कर्जा का ब्याज भरते ही वो थक चुके हैं। अब चौथी बेटी भी बड़ी हो गई है। चौथी बेटी की शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। बेटी देखने के लिए खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तो इसके शादी के लिए क्या करें? इसके शादी के लिए क्या करें सोचना ही पड़ता है। जो जिस घर में पिताजी ही सब कुछ हो, घर का पूरा जिम्मेदारी पिता का ही हो, तो उस घर में 7 लड़कियां हो तो पिता को शादी के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में, उनका जो भी हो खर्चा पानी के बारे में सोचना ही पड़ता है। तो ये तहसीलदार वो नाम के लिए तहसीलदार है, लेकिन वो किसी का एक पैसा न देते ना खाते हैं, कुछ बिल्कुल दयावान है। ऐसे दयावान भूप सिंह जी को आनंदी के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आनंदी खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की के लिए ऐसा ही एक लड़का चाहिए। तो देखिए इनको दहेज देने के लिए पहले 3 शादियों में हद से ज्यादा कर्जा कर चुके हैं। कर्जा का ब्याज भरते थक जा रहे हैं, और ऊपर से आनंदी के भी शादी के सोच विचार भी करने पड़ने लगे हैं। कैसे वर्ष से इसका विवाह हो जाए, उसी में सोच रहे थे। तो सुंदर संतानों को माँ बाप हद से ज्यादा चाहते ही हैं, ये तो समाज में ही है। तो जिस घर में बेटा बेटियां हों तो उस घर में माँ बाप को हद से ज्यादा खुशी होती है। खूबसूरत बेटियों को देखते ही हद से ज्यादा पिता खुश होते हैं, खूबसूरत बेटों को देखते ही माँ हद से ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये हमारे समाज में प्रथा ये है। लड़कियों को पिता हद से ज्यादा चाहते हैं, लड़कों को माँ हद से ज्यादा चाहती है। समाज का एक नियम ऐसा ही है। तो भूप सिंह की चौथी लड़की आनंदी बहुत ही खूबसूरत थी देखने के लिए। तो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सब कुछ सोच कर सकती थी। इस लड़की के विवाह के बारे में सोच लगे थे, उसी के चिंते में सोच लगे थे। आइंदा मैं कर्जवान हूँ, मेरे सर पर कर्जा है। यह बातों को आनंदी सुन लेगी तो वो भी चिंतित होगी। जो भी हो इसके लिए अच्छा सा वर ढूंढे, इसका शादी ब्याह कर डाले, और आने वाला दूल्हा कितना भी दहेज पूछे देना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 बेटियों का शादी तो कर चुका हूँ, वो कर्जा भी मेरे सर पर रहने दो। चौथी बेटी को भी बिल्कुल ऐसा ही एक अच्छा सा घर देकर इसका भी विवाह कर दे। उसी सोच विचार में भूप सिंह जी दफ्तर में बैठकर सोच रहे थे। तब उस दफ्तर में श्रीकंठ जी कुछ चंदा मांगने के लिए आते हैं। ये तो हमारे देश में प्रथा ही है। देखिए हम दशहरा मनाते हैं यानी होली मनाते हैं तो तब चंदा पूछते हैं, या गणेश उत्सव मनाते हैं तो चंदा पूछते हैं। जो भी हमारे देश में शुभ समारोह होते हैं तो किस सरकारी दफ्तरों से चंदा लेते हैं। या देखिए एक तालुकादार हो या उसके लिए कुछ ऐसे चंदा देने का नियम होता ही है। मतलब एक सरकारी
जैसे 26 जनवरी हो या गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, इसके अलावा राष्ट्रीय त्यौहार जो मनाते हैं तो उस राष्ट्रीय त्यौहारों को मनाने के लिए उसकी जो खर्चा पानी होती है तालुका तहसील से या पंचायत से इन दफ्तरों से कुछ पैसे लेकर इकट्ठा करते हैं, समारोह करते हैं। इसी तरह उस शहर में किसी एक समारोह के लिए श्रीकंठ भी एक दफ्तर में काम कर रहे सरकारी नौकर थे, चंदा वसूल करने के लिए जाते हैं तालुका कचहरी में यानी तहसील कचहरी में जाते हैं। तो तहसील कचहरी में बैठते हैं भूप सिंह जी के पास, चंदे के लिए बात करते हैं। तो तब भूप सिंह जी श्रीकंठ जी को देखते हैं, श्रीकंठ जी के बात करने का तौर तरीकों को समझते हैं। श्रीकंठ जी को देखते ही बिल्कुल वो खुश हो जाते हैं, मेरे बेटी इनसे ब्याह करेगी तो बिल्कुल खुश रहेगी। लड़का देखने के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ पढ़ चुका है, एक सरकारी दफ्तर में काम करता है, ऊपर से अच्छी तरह से बात करने के लिए भी आता है। सब कुछ इसके होनहार, इसके आदतों पर रिझ जाते हैं। भूप सिंह जी तुरंत पूछते हैं, अरे बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो? तब श्रीकंठ जी अपना आता पता बताते हैं, मैं गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह जी का बेटा हूँ, इसी शहर में एक सरकारी कार्यालय में काम करता हूँ। सब कुछ अता पता लेते हैं। तुरंत श्रीकंठ जी, तुरंत भूप सिंह जी श्रीकंठ जी के परिवार से परिचय करवा लेते हैं, बातचीत भी हो जाती है। बातचीत होते ही श्रीकंठ जी की विवाह यानी भूप सिंह तहसीलदार के चौथी बेटी आनंदी का विवाह बेनी माधव सिंह, गौरीपुर गांव के बेनी माधव सिंह का पहला बेटा श्रीकंठ जी के साथ हो ही जाता है। देखिए आनंद शहरीली है, पढ़ी लिखी है, गांव का आदतों से कुछ भी पता नहीं, गांव में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, गांव का रीति रिवाज, गांव का जीवन, गांव का नियम कुछ भी पता ही नहीं आनंदी को। लेकिन श्रीकंठ जी बिल्कुल आदर्शवादी है। आदर्शवादी होने के नाते शादी होते ही अपनी पत्नी को सीधा गांव लेकर जाने वाले ही हैं। तो आनंदी भी सोचने लगी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, साथ ही साथ मेरा पति भी तहसीलदार ही, तो गांव लेकर जाते होंगे तो नाम के जमींदार तो है ही, इनके घर में ढेर सारे नौकर चाकर होंगे, इनके घर में बंगला गाड़ी होगा, साथ ही साथ मैं रानी की तरह राज करूंगी। सपने देखने लगी आनंदी। सपना देखना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए जमींदारों का घर, जमींदारों का नाम लेते ही हम समझ सकते हैं कि जमींदारों कैसे होते हैं। जमींदारों का अर्थ है बड़ा सा हवेली होती है, उस हवेली में नौकर चाकर काम करते हैं, घूमने के लिए कार गाड़ी होते हैं, साथ ही साथ जीवन को ऐसे जीवन चलाने के लिए जो चाहिए सब कुछ वहाँ पर मिलता ही है। बिल्कुल राज कर सकते हैं नौकरों पर, बिल्कुल राज करते हैं घर के ऊपर, अधिकार उन्हीं के हाथ में होता है। एक इकलौती बहू है, क्योंकि इनका देवर तो बिल्कुल कसरत करने में, उसके शादी के बारे में सोच विचार ही नहीं है। शादी हो गया, सपने देखने लगी आनंदी। सपने देखते देखते आनंदी ससुराल आ ही जाता है। देखिए दोनों की विवाह होने के बाद आनंदी के जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं। तो आनंदी अपने नए घर आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टेमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों को तो कहना ही क्या, कोई सजी भी सुंदर भली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ भाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थी, न दीवार पर न फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना दिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न थे। आनंदी और श्रीकंठ जी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही आनंदी सपने देखने लगी कि ससुराल ऐसा होगा, जमींदारों का घर ऐसा है, ये तो जमींदार हैं, बड़ा सा घर होगा, बंगला होगा, हवेली होगी, नौकर चाकर होंगे, सब कुछ मैं रानी की तरह राज करूंगी। हाँ का मेरा भाग, हम 7 बहने ही थे, तो वहाँ जाने के बाद घर का पूरा अधिकार मेरे ही हाथ में होगा। ढेर सारे नौकर चाकर मेरा सेवा करेंगे, मेरे हाथ में काम करेंगे। हजारों सपने हैं आनंदी के ससुराल के बारे में। ससुराल अब आई नहीं है, शादी तो हो गया था, ससुराल के लिए हजारों सपने हैं। उन सपनों के साथ श्रीकंठ जी अपने पत्नी को
ससुराल लाते हैं। श्रीकंठ जी अपने गांव को लेकर आते हैं, आनंदी को बेनीपुर गांव को लेकर आते हैं। बेनीपुर गांव को आते ही आनंदी श्रीकंठ जी के घर के सामने उतरती है, घर को देखकर घबरा जाती है। हाय दैया, मेरे कैसे सपने थे। उस घर को देखते बिल्कुल उसके सपने टूट जाते हैं, क्योंकि जो सपने आनंदी के मन में थे ससुराल के बारे में, बड़ा सा बंगला नहीं है, टूटा फूटा देहाती मकान है, घर के सामने कार शार होंगे, कार नहीं है, कार की जगह पर एक टूटा फूटा बैल की गाड़ी भी नहीं है। हाथी घोड़ों के सपने थे, हाथी घोड़ों के भी नहीं है, हाथी घोड़ों के जगह पर एक बूढ़ी भैंस घर के सामने खड़ी है। बड़ा सा हवेली, टूटा फूटा खंडहर देहाती मकान है, मिट्टी से बने हुए घर है। उस घर को देखने लगी और आनंदी रोने लगी। मेरे सपने कैसे थे, मैं सोची थी कि जमींदार है, बड़ा सा घर होगा, वो नहीं है। घर में कार बंगले होंगे, वो भी नहीं है। जो मैं सपने देखी थी, सपनों का विरोध एक घर है। क्या करें, देखती है, रोती है, आनंदी रोने लगती है अपने नसीब पर। रोने के बाद कुछ फायदा नहीं, वहीं रहना पड़ता है। और साथ ही साथ कुछ सामान भी आनंद शगुन में लाई थी। देखिए, हमारे भारतीय संप्रदाय के अनुसार एक लड़की शादी होकर मायके से ससुराल चली जाती है, तब उसके हम शगुन के नाम पर कुछ कपड़े देते हैं या सोने चांदी के गहने देते हैं। इसके अलावा जो उनकी हैसियत के अनुसार उनका गोद हम भरते ही हैं। आनंदी भी ऐसे ही ससुराल से आते समय कुछ टीम टाम के सामान लाई थी। सभी सामानों को लेकर घर में गई। घर को देखते बिल्कुल घबराने लगी। गोबर से लिपा हुआ जमीन है, दीवारों में खिड़की भी नहीं उस घर में, साथ ही साथ दीवार पर एक फोटो तक भी नहीं है। उस घर को चारों ओर से देखने लगी है, अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। जमीन पर पांव रखती है, बिल्कुल जमीन जी लिपा हुआ गोबर पांव को लग रहा है। पांव में पहनने के लिए महंगे से चप्पल लाई थी, तो शहरीले लोग घर में भी चप्पल पहनकर घूमते ही हैं। ये भी एक शहरीले आते समय एक महंगा वाला चप्पल लाई थी। इसका चप्पलों का काम है, कोने में फेंक दी। साथ ही साथ कुछ सजने संवारने के सामान लाई थी, वो भी एक कोने में फेंक दी। पहनने के लिए रेशम के कपड़े लाई थी, रंग बिरंगे नए नए कपड़े लाई थी। उसे क्या पता कि जमींदारों के घर में होंगी, जमींदारों के घरों में पहन ओढ़ कर आराम से रह सकती है, लेकिन वो सभी एक कोने में फेंक दी। कोने में फेंक कर आनंद रोने लगी। मेरे जो सपने थे, सपने बिल्कुल टूट गए। जमींदारों का घर मेरा ससुराल है ही नहीं, मेरे ससुराल में कार बंगला है ही नहीं। क्या करूं, नसीब पर रोने लगी। जो शगुन के नाम पर जो वस्तुएं मैके से लाई थी, सभी एक कोने में फेंक दी। साथ ही साथ देखिए आनंद के साथ गुण कैसे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ उस घर का सेवा सत्कार करने के लिए अपने आप को लगा ली। वो घर ही रोली धोली सब कुछ हो गया। सोचने लगी अब ये घर ही मेरे लिए, ये घर ही मेरा है। इस घर में रहने वाले सभी के सभी मेरे ही हैं, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। मैं पल बड़ी तो बड़े शहर में तहसीलदार की बेटी हूँ, वहाँ पर मनमानी कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकते। मेरा ससुराल है, जो भी हो मेरे नसीब के लिए जो आया हो वही ससुराल समझकर उस घर में रहने को अपने आप को योग्य बना ली। साथ ही साथ एक शहरीली पढ़ी लिखी लड़की जाकर बिल्कुल देहाती औरत बनकर आनंदी उस घर में रहने लगी। यहाँ पर कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। इसमें देखिए एक दोपहर की बातें हैं, मतलब इनके देवर तो बिल्कुल अनपढ़ था। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चूड़ियाँ आए हुए और भावस से कहा, भावस करते भाई के पत्नी भाभी, भावस से बोला जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देखती रही। अब यह नया व्यंजन बनाने बेटी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था, बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। देखिए यहाँ दोपहर की एक बात है। तो उस दिन एक दिन लाल बिहारी श्रीकंठ जी का छोटा बेटा। देखिए श्रीकंठ जी हफ्ते में एक ही बार गांव को आते थे, तो हफ्ते का 6 दिन शहर में रहते थे, 7वां दिन एक दिन गांव में रहते थे, 6 दिन शहर में नौकरी करते थे।
पत्नी को अपने गांव में ही छोड़े थे, क्योंकि उनका पिता है, उनके भाई है, गृह गृहस्थी को देखना पड़ता है। ये सब कुछ संभालने के लिए श्रीकंठ ने अपने पत्नी को गांव में ही छोड़ा था। एक दिन की बात है, आनंदी सब खाना बनाकर बैठी थी, तब लाल बिहारी सिंह बाहर से 2 चिड़ियों को लाते हैं। चिड़ियों को मारकर लाते हैं, भाभी से कहते हैं, भाभी एक मांस की सब्जी बना दीजिए, मुझे भूख लगी है, मैं नहा धोकर तैयार होता हूँ, आप सब्जी बना दीजिए। दोनों चिड़ी मारे हुए चिड़ियों को इनके हाथ में देता है, नहा धोने के लिए तैयार होने के लिए चले जाता है। तब आनंदी सोचती है क्या किया जाए, इसका तो सब्जी बनाने के लिए मुझसे कह रहा है, मैं कैसे बनाऊं। रसोई घर में जाती है। देखिए शहरों के जैसे हमारे देहाती गांव के रसोई घर नहीं होते। शहरों में क्या होता है, रसोई घर के बाजू में स्टोर रूम होता है, जो हमारे खान पान के लिए क्या चाहिए सभी स्टोर रूम में रखते हैं, जिसे चाहिए वो लाते हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन देहाती गांव में ऐसा नहीं, एक कमरा होता है, उसमें कोने में चूल्हे होते हैं, इस ओर हांडियां होते हैं, हांडियों में सभी चीजें छुपा कर रखते हैं। विशेष कर जो रसोई में महंगा चीज होते हैं, ऐसे महंगे चीज जो देहाती गांव के लोग क्या करते हैं, हांडी में रखते हैं। तो इनके घरों में भी घी का कटोरी हांडी में रखे थे, आनंदी घर भर ढूंढने लगी रसोई में, मतलब जो मांस की सब्जी बनाने के लिए वो ये डालकर सब कुछ डालकर मांस की सब्जी बना दी। बनाने के बाद तो उसे भगाने के लिए उसे घी की जरूरत थी। उधर इधर ढूंढी, हांडी में हाथ डालने के बाद एक छोटा सा कटोरी हाथ में आया। उस कटोरी में पाव से भी ज्यादा तो नहीं था वो घी, सभी घी मांस की सब्जी में उसने डाल दी। के किफ़ायत कुछ भी नहीं जानती, किफ़ायत का अर्थ है बचत करना, किफ़ायत करना कुछ भी जानती नहीं, क्योंकि ये आनंद पहली बार खाना बना रही है ससुराल में। इससे पहले उसने घर में कभी खाना नहीं बनाई थी, क्योंकि इनके 2-3 बड़े बहने थे, घर के सभी काम उनके बड़े बहन उसके माँ ही करते थे। ये कभी रसोई में न गई, कभी खाना नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना ही आनंदी का काम बन गया था। पहली बार देवर के लिए कुछ मांस की सब्जी बना रही है, सब कुछ उधर इधर ढूंढकर मीठी तीखा सब कुछ डालकर सब्जी बना दी। तो बघारने के लिए घी ढूंढने लगी हांडी में, जितना घी का कटोरी था पूरा कटोरी उस मांस की सब्जी में उंडेल दी। मांस की सब्जी बन गया। अब देवर की राह देखते देखते बैठ गई। लाल बिहारी सिंह आ गए रसोई घर में, खाने के लिए बैठ गए। लाल बिहारी के सिंह के सामने जो खाने का थाली सजाकर आनंदी ने रख दी। रखने के बाद एक कटोरी में दाल रखते हैं। तब भाभी से लाल बिहारी सिंह पूछते हैं, भाभी दाल में घी क्यों नहीं है? दाल में थोड़ा घी डालिए, मुझे दाल में घी खाने की आदत है। लाल बिहारी सिंह भाभी आनंदी से पूछता है, भाभी जी थोड़ा घी डालिए। तब देखिए आनंदी कहती है, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोरों से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? भाभी से पूछते हैं, भाभी कहती है, देखिए जी घी तो नहीं है, जितना जो कटोरी में था सब कुछ मैंने मांस की सब्जी में डालकर बना दी हूँ, अब दाल में छोड़ने के लिए, दाल में डालने के लिए घी नहीं है। तो ये घी का नाम लेते आनंदी के देवर लाल बिहारी सिंह बिल्कुल गुस्सा आ गया, कहने लगे, अरे भाभी जी घी तो परसों ही लाए हैं, इतना जल्दी घी खाली कर दिया आपने? कैसे खाना बनाते हैं, कितना खाना बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं? हमारे घर में एक कितना घी तो महीने भर हम करते थे, आप आकर कुछ ही दिन ही नहीं हुआ, घी कैसे खाली हो गए? चलो गिट-पिट। भाभी के लिए गाली देने लगा लाल बिहारी सिंह। आनंदी को देखकर हंसते जब ताजुब लगने लगा है, सिर्फ एक छोटे से घी के लिए इतना सब कुछ बातें कर रहा है। तब उत्तर में आनंदी बात करती है, देखिए आज तो कुल पाव भर से रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया है। वो कहती है, देखिए घी कितना है मुझे पता नहीं, आज जब मैं सब्जी बनाने के लिए बैठी थी हांडी में घी देखी, एक कटोरी था, पाव से भी ज्यादा नहीं था, सब कुछ मैंने मांस में डाल दिया, मेरे गलती क्यों है, क्या है, आप मुझे क्यों गाली देते हैं? आनंदी फिर देवर को पूछते हैं, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उड़ती है उसी तरह क्षुधा से बोला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की डिटाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैंने तो यह चाहे कि घी नदी बहती हो।
देखिए भाभी जो बात करने लगी, आनंदी जो समझाने लगी देवर को घी के बारे में, लाल बिहारी सिंह को हद से ज्यादा बुरा लगता है। घी के लिए भाभी इतना सबको समझा रही है तो पहले से क्रोधित है ये। कभी कभी तो घर को खाने के लिए आता है, ऊपर से खाने के लिए बैठा है, दाल में घी नहीं है और घर का घी पूरा खाली हो गया। ये सब कुछ सुनकर लाल बिहारी सिंह को हद से ज्यादा क्रोध आ गया और भाभी से कहने लगा, आप भाभी किस तरह बातें करते हैं? तुम्हारे बातों का ना सर समझ सकता हूँ ना पाँव समझ सकता हूँ। जल्दी आप बोले जा रहे हैं। कैसे? एक सूखा हुआ लकड़ी चूल्हे में लगाने के बाद किस तरह जल्दी से जल्दी जलता है, उसी तरह आप मुंह जबान कुछ भी नहीं संभालती हैं, बोले जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? घी नहीं है तो घी के लिए छोड़ दीजिए, आप इतने बातें क्यों करते हैं? और यूं ही भाभी और देवर के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होते ही लाल बिहारी सिंह ने यहाँ पर आनंदी को एक बात कहता है, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, भाभी तुम इतना कर रहे हो, तुम्हारे घर में यानी तुम्हारे मायके में, मायके का अर्थ है आनंदी का माँ बाप का घर, भाभी तुम्हारे मायके में घी का नदी बहता ही होगा, मतलब आप पानी के जैसे घी खर्चा करते हैं। देखिए आनंदी को मायके का नाम लेते हद से ज्यादा क्रोध आ गया। देखिए स्त्री सब कुछ सह सकती है, अपना निंदा तिरस्कार सह सकती है, अपने पति और ससुराल वालों का निंदा तिरस्कार सह सकती है, लेकिन मायके का नाम लेते ही जल उठते हैं। मायके का नाम लेते ही उनको क्रोध आता है। आनंदी को वैसा ही हो गया। कहने लगी, स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं हो पाती। आनंदी मुंह फेर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नहीं नाई कहार जाता है। कहती है, देखो तुम बातें कर रहे हो देवर जी, तुम्हारे मायके में नदी की घी बहती हो, मेरे मायके में नदी की घी नहीं बहती है। आप मार ले सकती हूँ, आप गाली दीजिए सह सकती हूँ, आप पीटिए सह सकती हूँ, आप जो भी करिए मेरे साथ मैं सह लेती हूँ, लेकिन आप मेरे मायके के नाम लेने वाले कौन होते हैं? देवर को गाली देने लगे आनंदी, आप मेरे मायके के नाम लेने वाले कौन होते हैं? मेरे मायके का नाम लेने की भी अधिकार तुम्हारा नहीं है, होगा तुम्हारे घर में। तुमने इतने बड़े बड़े भाषण सुनकर जमींदारों का घर है, वो है, हाथी चूमता है, क्या है तुम्हारे घर में? कुछ भी नहीं है। गाली देने लगी आनंदी, कुछ भी नहीं है। घी की नदी तो छोड़ो, तुम्हारे पास ठीक से खाने के लिए आने भी नहीं है, तुम मेरे मायके को गाली देते हो। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। कहती है, हाथी मरा भी होगा, हाथी मरे तो भी उतना घी नहीं खा सकता है। तुम नदी की बातें करते हो तो 9 लाख का होगा, हाथी जो मर जाए उसका 9 लाख 20 लाख कुछ में भी बेचते होंगे, क्योंकि हाथी की हड्डियां और दांत बहुत ही महंगे होते हैं। उस तरह मेरा मायका है, मेरे मायके में खाने पीने के लिए कभी कमी नहीं। हमारे घरों में 7 लड़कियां हैं जरूर, मेरे पिता हम लोगों के लिए कुछ कमी नहीं रखे हैं। आप मेरे मायके में उतना बात करते हैं, हाँ इतना नित्य नाही कहार खा जाते हैं। हमारे मायके में रोज कितने लोग खाते हैं, कितने लोग पी कर जाते हैं। सुबह से शाम तक हमारे घर में खाने वाले कौन, पीने वाले कौन, कुछ भी पता नहीं चलता। उतना दान धर्म हमारे घर में चलता है। तुम मेरे मायके के बारे में बात करते हो, तुम मेरे परिवार के बारे में बात करते हो, तुम कौन होते हो मेरे बाप को गाली देने वाले? दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। आनंदी लाल बिहारी सिंह को गाली देने लगी, लाल बिहारी सिंह आनंदी को गाली देने लगा, लाल बिहारी सिंह उनके मायके का निंदा करने लगा, आनंदी ससुराल के बारे में निंदा करने लगी। दोनों के बीच में झगड़ा हो ही रहा है, झगड़ा चलने लगा है। तब लाल बिहारी सिंह का गुस्सा चढ़ गया, लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीवान पकड़कर खींच लूं। जैसे ही खाने के लिए बैठा था, भाभी के झगड़ा सुन लिया, गाली सुन लिया, ये भी गाली, दोनों के बीच में झगड़ा ही होगा। गुस्से से जो खाने की थाली लाल बिहारी सिंह के सामने थी, उस थाली को जोरों से उठाकर फेंक दिया और कहने लगा, भाभी जी चाहता है कि तुम्हारा जबान काट दूं, जी चाहता है कि तुम्हारा जबान नोच दूं, जी चाहता है कि तुम्हें मार पीटूं। तो देवर का ये बातें सुनकर, लाल बिहारी सिंह के बातें सुनकर आनंदी को तो हद से ज्यादा क्रोध आ ही गया, क्योंकि शहरीली है,
पढ़ी लिखी हैं। एक अनपढ़ देवर इतना सब कुछ सुना रहा है और गुस्से से कहने लगी। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली वह हो तो आज इनका मजा चुकाते। अरे तुम इतना मेरे पास बात कर रहे हो, इतनी तरह से बातें कर रहे हो, आइंदा आज घर में वो होते, वो कार थे पति। देखिए हमारे भारतीय स्त्रियों कभी पति का नाम नहीं लेते। पहले जमाने की स्त्रियां, आज के नहीं छोड़िए, आज की स्त्रियां तो नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन पहले जमाने में जो भारतीय स्त्री होते थे पति के नाम बेटे के नाम से पुकारते थे या घर में किसी के नाम से पुकारते थे, जिस शब्द से पुकारते थे वो शब्द से पुकारते थे, किसी न किसी एक वस्तु के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर लाल बिहारी सिंह जी की भाभी आनंदी भी कहने लगी वो होती तो वो कार थे उनका पति, मतलब श्रीकंठ जी। श्रीकंठ जी शहर में रहते थे, वो होते तो तुम जो इतना बातें कर रहे हो इसका मजा तुम्हें वो चकाते थे। वो होते तुम्हें बोलती थी, वो तुम्हें कुछ भी कर सकते थे, घर से भी बाहर डाल सकते थे। तुम्हारे भाई नहीं है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। वो इसे गाली दे रहा है, आनंदी देवर को गाली दे रहा है, लाल बिहारी सिंह भाभी को गाली दे रहा है। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू ही हो गया। झगड़ा अंत होने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि बेनी माधव सिंह तो घर में ही नहीं थे। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। आप अनपढ़ गुज्जर ठाकुर से न रह गया। उनकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता है उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोरों से फेंकी और बोला, जिसका गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। देखिए भाभी और देवर का झगड़ा हो रहा है। भाभी और देवर का झगड़ा तो हो रहा है। तब ठाकुर साहब आते हैं, यानी बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह आकर बहू को भी समझाना था, बेटे को भी समझाना था। बेटे को भी समझा कर कहना था कि बेटा भाभी के साथ ऐसा बात नहीं करना है, तुम चले जाओ। तो बहू से ऐसा कहना था कि बहू घर में मर्दों के साथ ऐसे मुंह नहीं लगाना चाहिए, ऐसे बातें नहीं करना। बहू को भी समझाना, तो वो ऐसा नहीं किया। आकर उल्टा बहू को गाली देने लगा, कहने लगा, अरे बहू तुम किस लिए झगड़ा कर रही हो? उससे पहले मेरी पत्नी भी एक बड़े जमींदार की पत्नी थी। मैं उसने उसे कितना बार मारता था, पीटता था, गाली देता था, सब कुछ करता था। मेरे पत्नी एक बार भी मुझसे उल्टा सीधा बात नहीं करी, मेरे सामने सर ऊंचा करके बात न की, मेरे सामने आवाज उठाकर बात नहीं की। तुम आकर 2 ही दिन हो गए, घर में सब लोगों से जबान लड़ाने लगी हो, कैसी हो बहू? कहकर एक खड़ाऊं लेकर भावज की ओर फेंकता है, सॉरी खड़ाऊं लेकर बहू की ओर फेंकता है। खड़ाऊं का अर्थ है पहनने वाले चप्पल। उत्तर भारत की ओर बड़े बड़े चमड़े के जो मोटे चप्पल पहनते हैं उसे खड़ाऊं कहते हैं। तो ठाकुर साहब के पाँव में भी ऐसे खड़ाऊं थे। उस खड़ाऊं लेकर ऐसे फेंक दिया देवर लाल बिहारी ने भाभी की ओर। फेंकते ही वो उससे लगने से पहले आनंदी ने हाथों से उस खड़ाऊं को पकड़ ली। पकड़ लेने के बाद आनंदी के आखिरी उंगली में, इस उंगली में, आखिरी उंगली में चोट आ गया और रोने लगी। और लाल बिहारी सिंह इतना गुस्सा कर थाली फेंक कर सब कुछ घर में सत्यानाश कर बाहर चला गया। बेनी माधव सिंह भी बाहर चले गए। आनंदी बिल्कुल रोने लगी, क्योंकि पूछने वाले कोई नहीं। देवर भी जैसे हो रहे वैसे गाली दे रहा है, ससुर भी जैसे चाहे वैसे गाली दे रहा है। खड़ाऊं के बौछार इसके ऊपर हो गया, चप्पलों की बौछार इसके ऊपर हो गया। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी और सिर बचाया। जैसे सिर को पड़ने वाला ही था वो खड़ाऊं, सिर बाजू करे, हाथ उठाई। हाथ की आखिरी उंगली में चोट लगी गई, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, माना और मान मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गए। तो झगड़ा हो ही गया। झगड़ा होते ही आनंदी को हद से ज्यादा क्रोध हुआ। आनंदी की आखिरी उंगली में चोट लग गई और देखिए जोरों से हवा छूटने के बाद पेड़ के पत्ते किस तरह थर थर हिलाकर नीचे पड़ते हैं, उसी तरह आनंदी का क्रोध बिल्कुल चढ़ गया, कंठ तक चढ़ गया है क्रोध के मारे आनंदी गदगदित हो रही है। क्रोध से मारे आनंदी बिल्कुल फूल रही है, हिलते भांति कमरे में जाती है और उंगली पर मरहम पट्टी कर लेते, रोते धोते बैठ गए। किसको बोल सकती? वहाँ पर पूछने वाले औरत नामक कोई है नहीं, ना उस घर में ननदों हैं, ना उस घर में
जेठानियां हैं, ना उस घर में सास है, कुछ भी नहीं। आनंदी अकेली ही है, किसी से कुछ बात नहीं कर सकती, किसी से कुछ पूछ नहीं सकती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि उसे उस गांव आकर कुछ ही दिन हुए हैं, उस घर में रहने के लायक कुछ ही दिन बन गए हैं, किसी से कुछ बात भी नहीं कर सकती। रोते धोते बैठ गई और पति का राह देखने लगी। श्रीकंठ जी शहर में काम करते थे, शनिवार में एक ही दिन, शनिवार को आते थे, रविवार एक दिन रहते थे, फिर सोमवार चले जाते थे। पति का राह देख रही है, मेरे पति कब आएंगे, मेरे पति कब आएंगे, मैं उनको चलती हुई इस घटनाओं के बारे में कहूँ, वो क्या मुझे गाली दे सकते हैं, या देवर को समझा सकते हैं, या मेरे ससुर को समझा सकते हैं, जो भी हो। आनंदी अपने पति का राह देखने लगी, पति का इंतजार करने लगी। पति शनिवार के दिन आने वाले थे, पति के इंतजार में ही आनंदी 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई है, ना नहाई धोई है, ना कपड़, ना ही स्नान की है, ना उसने भोजन की है, कुछ भी नहीं। हाथ में तो चोट लगी गया था, चोट के मारे हाथ बिल्कुल दुखने लगा था। उसी स्थिति में आनंदी अपने कमरे में 2 दिन तक वहीं रह गई। 2 दिन तक कमरा है, उसके लिए सब कुछ बन गया, ना बाहर आई, ना घर के लिए कुछ काम, कुछ भी नहीं, कमरे में भर गई, सिर्फ पति का इंतजार करने लगी है। तो प्रिय छात्रों, इस गद्य भाग का शीर्षक भाग यानी तीसरा सप्तक अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।